नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 22 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य ने 25 वर्षों के बाद पेसा एक्ट लागू किया? उत्तर झारखंड। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रेलवे द्वारा किसे सर्वोच्च शांति सम्मान से सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा जी को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की? तो उत्तर बिजनौर जिले से। चौथा प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने 475 करोड़ रुपए का वेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की शुरुआत की? तो उत्तर महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की वेम्बला नदी परियोजना है। पांचवा प्रश्न था, हाल ही में यावेरी मुस्नेवी को किस देश में 7वीं बार राष्ट्रपति चुना गया? तो उत्तर युगांडा, अफ्रीकी देश युगांडा का राष्ट्रपति चुना गया। छठा प्रश्न था, एमएसएमई मंत्रालय ने किस राज्य के नए टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी? तो हिमाचल प्रदेश में दो नए तकनीकी केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी एमएसएमई ने। सातवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारत किस देश के बीच दोस्ती अभ्यास? तो मालदीव। भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच दोस्ती सैन्य अभ्यास मालदीव की राजधानी माले में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न था, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो विदर्भ ने सौराष्ट्र को हरा करके जीता। उत्तर हमारा विदर्भ हो जाएगा। नौवां प्रश्न था, हाल ही में किस शहर में नमो बुक फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन किया गया? उत्तर नई दिल्ली में। लास्ट प्रश्न कल पूछा गया था, हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया में है फिंक नदी, दुनिया की सबसे पुरानी नदी। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? उत्तर हो जाएगा यूएसए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समाप्त करने के लिए गाजा में शांति बोर्ड का गठन किया। गाजा शांति बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता से संबंधित है गाजा का शांति बोर्ड। इस अंतर्राष्ट्रीय समिति में हमारे भारत को चयनित किया गया। साथियों, मोदी जी इसमें भाग लेने जाएंगे गाजा के शांति बोर्ड में। अमेरिका ने आमंत्रित किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आमंत्रित किया। पूछा जाए, गाजा शांति बोर्ड का संबंध किन दो देशों के विवाद से है? तो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद है उसी के स्थायी समाधान के लिए गाजा का शांति बोर्ड गठित हुआ। देखिएगा थोड़ा सा, गाजा शांति बोर्ड अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका लक्ष्य गाजा में युद्ध के बाद शांति, पुनर्निर्माण और एक नई शासन व्यवस्था स्थापित करना है, जो एक अस्थायी विशेषज्ञ संचालित निकाय के रूप में काम करेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय देश जैसे हमारे भारत हो गया, भारत पाकिस्तान शामिल होंगे। गाजा को स्थिर किया जा सके और मानवीय सहायता और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में काम किया जा सके। साथियों, इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद था वो समाप्त हो गया है, समाधान उसका हो गया है। अब वहां पर रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, वहां पर पुनर्विकास पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा, उससे संबंध है साथियों इसका। जो गाजा शांति बोर्ड है, गाजा शांति बोर्ड ये रिहैबिलिटेशन करने के लिए, पुनर्विकास करने के लिए गठित किया गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जारी एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026, इसमें हमारा भारत छठे स्थान पर रहा। एशिया महाद्वीप में जो देश हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाले देशों की रैंकिंग है ये, उसी में हमारा भारत छठे स्थान पर है। तो आप पूछे प्रथम स्थान कौन? तो प्रथम स्थान पर चाइना है और सेकेंड स्थान पर मलेशिया। हमारा भारत छठे स्थान पर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026, भारत 11 एशियाई देशों में छठे स्थान पर रहा। रिपोर्ट में एशिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भारत द्वारा विनिर्माण सुधारों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? पूर्वोत्तर क्षेत्र से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अधिकारी बनी है के एम सुधा। नाम याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत से एनसीसी की अधिकारी है साथियों, इन्होंने एनसीसी गोल्ड मेडल जीता है। हमारे भारत में पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र से यह अवार्ड जीतने वाली यह पहली महिला हो गई साथियों। पहली महिला और पहली अधिकारी का मतलब ये हुआ पुरुष या महिला दोनों में पहली हो गई। एनसीसी के बारे में देखिएगा, नेशनल कैडेट फोर्स, इसका गठन हुआ था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक है वीरेंद्र वत्स जी, वीरेंद्र वत्स। चौथा प्रश्न है, सागर मैत्री नौसेना और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है?
सागर मैत्री हमारे भारतीय नौसेना नेवी और डीआरडीओ की एक संयुक्त पहल है साथियों, इनिशिएटिव है। ये संयुक्त पहल है हमारे भारत के नौसेना नेवी और डीआरडीओ को। डीआरडीओ के बारे में देखिएगा, डीआरडीओ का गठन 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के पहले चेयरमैन दौलत कोठारी और डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है समीर वी कामत जी, समीर वी कामत। और डीआरडीओ का टैगलाइन है बल से मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ का कार्य होता है साथियों कि डिफेंस से संबंधित, रक्षा से संबंधित मिसाइल का निर्माण कराना और उसकी टेस्टिंग करना। उड़ीसा के चांदीपुर जिला के व्हीलर द्वीप से, जिसका नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया वो है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ब्रिक्स के नेटवर्क में शामिल होने वाला हमारा भारतीय पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय हो गया पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। इससे फायदा क्या होगा? इससे साथियों ब्रिक्स देशों के सहयोग से हमारे भारत के इस विश्वविद्यालय में कृषि से संबंधित नवाचार होगा और नई तकनीकियां हमारे देश में आएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना शुरू की गई? आमे पढ़िबा आमा भाषारे आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, उड़िया भाषा में ये नाम है। 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया यह योजना और इसका अर्थ है, आमे पढ़िबा आमा भाषारे का अर्थ है हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। और यह साथियों 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मातृभाषा में शिक्षित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आमे पढ़िबा आमा भाषारे 5 वर्ष कार्यकाल। इसका शाब्दिक अर्थ है हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। उड़िया भाषा में लिखा गया, उड़ीसा की भाषा है उड़िया। उड़िया से संबंधित साथियों याद रखिएगा, हमारे देश में 96वां संविधान संशोधन हुआ था। 96वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? जो उड़ीसा नाम था, उड़ीसा उस राज्य का नाम ओडिशा हो गया। ऊ का उच्चारण ओ हो गया और यहाँ की जो भाषा थी उड़िया, उसको ओडिया कर दिया गया, यानी ऊ से उच्चारण ओ कर दिया गया 96वां संविधान संशोधन से। देखिएगा अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण फिल्म से संबंधित पुरस्कार साथियों पद्म पाणि पुरस्कार। पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया इलैया राजा को। इलैया राजा तस्वीर सामने है, इलैया राजा पद्म पाणि पुरस्कार इलैया राजा। डिटेल देखिएगा, संगीतकार, सीनियर संगीतकार, वरिष्ठ संगीतकार इलैया राजा हैं। इनको पद्म पाणि पुरस्कार के लिए चुना गया। यह सम्मान उन्हें 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? संभाजीनगर। संभाजीनगर महाराष्ट्र में 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा। वहीं पर वरिष्ठ संगीतकार इलैया राजा को पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिएगा पद्म पाणि पुरस्कार के बारे में, पद्म पाणि पुरस्कार अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार सिनेमा और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार साथ ही इसमें स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। इलैया राजा का ही चयन क्यों हुआ? इलैया राजा भारतीय सिनेमा के महानतम संगीतकारों में गिने जाते हैं। इन्होंने 4 दशक यानी 40 वर्षों से अधिक करियर में 1000 से अधिक फिल्मों में और उनके 1000 से अधिक फिल्म और अनेक भाषाओं में इन्होंने संगीत रचा है। भारतीय लोक एवं शास्त्रीय संगीत के साथ पाश्चात्य शास्त्रीय तकनीकों में इन्होंने नवोन्मेषी समन्वय ने फिल्म संगीत को नई दिशा और पीढ़ियों को प्रभावित किया है। यानी कि इन्होंने अपने भारतीय के साथ साथ पाश्चात्य जो शास्त्रीय तकनीक होते हैं उनको मिला करके कुछ नवाचार करके उसके कोऑर्डिनेशन से नए संगीत को जनरेट किया है इलैया राजा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जारी उत्तरदायी राष्ट्रीय सूचकांक 2026 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत को हमारा रखा गया साथियों 16वें स्थान पर। एक नया इंडेक्स है, इसका नाम है साथियों उत्तरदायी राष्ट्रीय सूचकांक 2026 नया वैश्विक सूचकांक है। जीडीपी के बजाय यह जिम्मेदारी पर फोकस करके देशों का सूचकांक जारी करता है। इसकी शुरुआत की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने 19 जनवरी 2026 को अपने देश के नई दिल्ली से लॉन्च किया, अपनी राजधानी नई दिल्ली से लॉन्च किया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो है साथियों, इसका निर्माण हुआ था 2021 में। इस संगठन का निर्माण 2021 में हुआ हमारे भारत में। इसके संस्थापक है शुभांशु मित्तल जी, और अध्यक्ष हैं इसके जगदीश मुखी साहब। तो ये हमारे भारत के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इसी संगठन ने 19 जनवरी 2026 को उत्तरदायी राष्ट्रीय सूचकांक जारी किया, जो जीडीपी के बजाय जिम्मेदारी पर फोकस करके दुनिया के देशों की रैंकिंग जारी करेगा। इसमें हमारा भारत साथियों 16वें स्थान पर है। हमारा भारत 16वें स्थान पर है। नवा प्रश्न देखिएगा, सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स को सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का कौन सा क्रम है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों 100, उत्तर हो जाएगा 104। 104वें क्रम का स्कॉच पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण साथियों, एक बार शाहरुख खान को प्रदान किया गया था स्कॉच पुरस्कार, तो हमारी परीक्षाओं में रहा था वो। तो यहाँ पर अभी स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया जाए सी डॉट संस्थान को। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स संस्थान है, इसको 104वां स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस चीज के लिए, सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए। देखिएगा डिटेल, सीडॉट को 104वां स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। यह सम्मान उसकी सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन, जो एक राष्ट्रीय आपदा एवं आपातकालीन चेतावनी मंच है, उसके लिए प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, मशहूर वैलेंटिनो गारवानी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? वैलेंटिनो गारवानी, वैलेंटिनो गारवानी साथियों फैशन डिजाइनर, इटली देश के। इनका 93 वर्ष की आयु में डेथ हो गया, निधन हो गया। तस्वीर सामने है, 93 वर्ष की आयु में इटली के हैं वैलेंटिनो गारवानी। ये फैशन डिजाइनर है, इनका भी हाल ही में डेथ हो गया। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस 2026 तक राज्य बनने के कितने वर्ष हो गए? उत्तर हो जाएगा 54 वर्ष। देखिएगा, ये तीनों राज्य मैत्री तीनों को आप याद रखिएगा। ये तीनों साथियों एक साथ, इन तीनों का गठन हुआ था। इन तीनों का गठन एक साथ हुआ था 30 दिसंबर 1971 को पारित कानून उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत हुआ था। पूर्वोत्तर भारत के लिए यह ऐतिहासिक एक्ट तथा कानून था। इसी में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का निर्माण किया गया असम से अलग करके, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश उस समय बनाया गया था। असम की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया और प्रशासनिक क्षमता, क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उचित विधायी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। इसमें साथियों थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर मणिपुर हमने कहा कि मैत्री याद कर रहिएगा, इससे आपके कई प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे साथियों। मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, एक और मौ से राज्य है मिजोरम, वो नहीं आएगा साथियों। मैत्री, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं याद करने के लिए, मैत्री। ये तीन राज्य एक साथ आपको हर जगह मिलेंगे। स्थापना हुआ है इन तीनों राज्यों का एक साथ 1971 में, और ये तीनों राज्य साथियों एक ही साथ, इन तीनों राज्यों में हाई कोर्ट का भी गठन किया गया। हमारे देश में 21 हाई कोर्ट था, फिर 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया इन्हीं तीनों राज्य में। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा पूर्वोत्तर के राज्यों में एक साथ हाई कोर्ट गठित हुआ, तो 21 और 3 24 हाई कोर्ट हो गया था। फिर बाद में आंध्र प्रदेश में एक हाई कोर्ट गठन हुआ, तो टोटल 25 हाई कोर्ट हमारे देश में वर्तमान में हो गए। तो ये था साथियों आज का 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। बाकी कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।